हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 23 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है दोस्तों। और दोस्तों, ये सेट नंबर 79 है। इसके पहले दोस्तों 78 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, जाकर के इसे देख लीजिए ताकि आप जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, इधर जो वीडियोज़ की जो लेंथ है दोस्तों वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि एक क्वेश्चन की वजह से जो एक क्वेश्चन में जितने फैक्ट आ रहे हैं मैं उनको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसको डिस्क्राइब करने का रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि आपके रेलवे की एक खासियत है, जो क्वेश्चन वो पूछ चुका होता है आगे जो एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उसमें उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आपके एक फैक्ट के साथ कई फैक्ट तैयार होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग आराम से इसे देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा, कह रहा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो साइक्लोट्रॉन है ये छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है, ये सही नहीं है। तो दोस्तों, क्यों नहीं से सही है कि छोटे जो साइक्लोट्रॉन होता है इसका काम ये नहीं होता है। इसमें जो साइक्लोट्रॉन होता है दोस्तों, साइक्लोट्रॉन का क्या काम होता है याद रखिए। साइक्लोट्रॉन जो होता है दोस्तों एक मशीन होती है जो दोस्तों जो उच्च आवेशित कण होते हैं, जो उच्च आवेशित कण होते हैं या फिर जो आयन होते हैं इनको प्रेरित करते हैं, यानी उच्च गति प्रदान करते हैं इनको। इनका काम ये होता है दोस्तों। इसी तरह से साइक्लोट्रॉन के अलावा कई ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपसे पूछता है। तो जैसे पूछता है रेन गेज, रेन गेज। तो दोस्तों, रेन गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, रेजगेन के माध्यम से ये वर्षा की माप की जाती है। ये वर्षा मापी यंत्र है। और दोस्तों, ये वर्षा मापी यंत्र आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरह से दोस्तों है वायु वेग। दोस्तों, विंड वेग एक होता है, विंड वेग एक होता है, विंड वेग। दोस्तों, विंड वेग जो होता है इसके माध्यम से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों, विंड वेग से वायु की दिशा मापी जाती है, वायु की दिशा। तो इसको याद रखिएगा, ये दोनों फैक्ट। और दोस्तों, इसी तरह से होता है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। दोस्तों, ये जो एनीमोमीटर होता है इससे जो मापा जाता है दोस्तों वायु का वेग मापा जा पाता है, वायु का वेग। तो इतने फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो दोस्तों, जो एंजाइम होते हैं ये इन्हें एक जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। दोस्तों, ये जहाँ पे एंजाइम का उत्पादन होता है ये एक स्पेशल कार्य के लिए इनका उत्पादन होता है। तो उस कार्य के गति को ये बढ़ा देते हैं या तो कम कर देते हैं। उत्प्रेरक का काम दोनों होता है दोस्तों, या तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, इसको बढ़ा देते हैं या फिर इसको घटा देते हैं। तो दोनों काम ये करते हैं। और एंजाइम जो होते हैं दोस्तों ये सामान्यतः है प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ये प्रोटीन से मुक्त निर्मित होते हैं। इतना इसके बारे में याद रखें। जैसे दोस्तों, आप शरीर में आपने सुना होगा जैसे पेप्सिन के बारे में, पेप्सिन हो गया, इसी तरह से दोस्तों ट्रिप्सिन हो गया, ये सब जितने हैं दोस्तों ये सब आपके एंजाइम होते हैं। जैसे पेप्सिन जो क्या करता है दोस्तों, ये प्रोटीन को पचाने का एक काम करने वाला एंजाइम है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? दोस्तों, मनुष्य के लिए जो श्रव्य होती हैं यानी कि जो तरंगे मनुष्य को सुनाई देती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, इन्हें हम अवश्रव्य कहते हैं, अवश्रव्य। इन्हें हर कोई नहीं सुन सकता है। इसी तरह से दोस्तों, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है इन्हें ही हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं और अवश्रव्य तरंगे जो होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। और इनके बीच जो होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच की, यही मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है।
और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि ये जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनका अनुप्रयोग। तो दोस्तों आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड, एक होता है दोस्तों अल्ट्रासाउंड। तो दोस्तों ये अल्ट्रासाउंड जो होता है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भ के लिंग निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। अगला दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस क्या है। तो दोस्तों पेरिफेरल जो डिवाइस होती है ये ऐसे आंतरिक और बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये पेरिफेरल डिवाइस के बारे में जान लीजिए। जैसे दोस्तों जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं वे प्लस जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो, और साथ में दोस्तों जो भंडारण होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा दोस्तों हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी हो गया, तो ये जो भंडारण होता है ये सब जितने होते हैं इन्हीं सबको पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। जैसे दोस्तों इनपुट में आपने देखा होगा जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेज होता है, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, ये इनपुट डिवाइस होते हैं, ये भी पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से दोस्तों जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, जिसे मॉनिटर हो गया दोस्तों, मॉनिटर जो हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर जो है दोस्तों ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। इसी तरह से दोस्तों प्लाटर जो होता है ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर जो होता है दोस्तों ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। ये सभी जितने हैं दोस्तों ये सब पेरिफेरल उपकरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने बताया भंडारण के अंतर्गत दोस्तों आपने हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, फ्लॉपी डिस्क का नाम सुना होगा, सीडी जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसके बारे में, पेन ड्राइव जो यूज करते हैं यहाँ पे, ये सब भंडारण के जितने हैं तो ये सभी इनपुट आउटपुट और भंडारण वाले जो होते हैं ये सभी आपके पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो इतना फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछ रहा है वहाँ पर काम आएगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक लाभ है। तो दोस्तों लैन का लाभ क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों लैन का जो लाभ होता है जो पेरिफेरल्स को साझा करना, पेरिफेरल्स को साझा करना, वही दोस्तों जो इनपुट आउटपुट और भंडारण वाले जो डिवाइसें होती हैं उन्हीं को साझा करने में ये लैन जो होता है ये लाभ करता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है इसमें लैन के बारे में, इसका पूर्ण रूप आपसे पूछता है कि लैन का क्या होता है। इसी तरह से पैन का भी आपसे पूछता है, इसी तरह से दोस्तों मैन का भी आपसे पूछता है, और एक होता है दोस्तों वैन। इतने के बारे में आपके दोस्तों इसके बारे में आपके इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों लैन का जो होता है, लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और दोस्तों इसी तरह से लैन के अलावा जो पैन होता है PAN, पैन का जो होता है दोस्तों, पैन को बोलते हैं दोस्तों पर्सनल होता है, पर्सनल, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। इसी तरह से दोस्तों आपका जो मैन होता है, मैन का होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लास्ट में जो एन लिखा है दोस्तों ये सब एरिया नेटवर्क के ही फुल फॉर्म है, बाकी पहले वाला जो है वो डिफरेंस है। इसी तरह से दोस्तों जो आपसे वैन पूछता है, वैन के बारे में, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इतने के फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। आपके किसी भी कंप्यूटर के क्वेश्चन जहाँ पे बनते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी हो गया या कोई अन्य एग्जाम, वहाँ पे इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इतना आप रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया हुआ है तो इसको याद रखिएगा। ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि 98.6 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है तो इसको कैंसिल मार दीजिएगा, ये नहीं होगा। फ़ारेनहाइट में होता है दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे दोस्तों तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
और इसी तरह से दोस्तों केल्विन में इसको मानक करेंगे तो ये 310 केल्विन होता है। तो इन तीनों को रट्टा मार जाइएगा और कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 37 फ़ारेनहाइट भी दिया है और ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कंफ्यूज मत होना, ये तीनों याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। और दोस्तों टेम्परेचर के बारे में एक और आपसे पूछा जाता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है। दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ताप को नियंत्रित करता है, जो दोस्तों ताप को, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, तो वो होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों, ये ताप को नियंत्रित करता है। और दोस्तों अगर ये पूछता है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो हमें ठंड और गर्म का एहसास कराता है, तो दोस्तों वो जो होता है ठंड गर्म का जो एहसास कराता है वो थैलेमस होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर थैलेमस, अगर दोस्तों ये पूछता है कि कौन नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस, और किसके माध्यम से हमें ठंड गर्म महसूस होता है तो वो थैलेमस के माध्यम से होता है। और दोस्तों इसमें दो चीज़ें और भी पूछी जाती हैं। एक होता है हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। तो दोस्तों हाइपोथर्मिया होता है एक, और एक होता है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया, इन दोनों का क्या मतलब होता है दोस्तों ये जान लीजिए। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है दोस्तों, इसमें शरीर का जो तापमान होता है असामान्य रूप से गिरने लगता है। गिरने लगने का मतलब होता है कि कम होने लगता है। और हाइपरथर्मिया में क्या होता है, एकाएक शरीर का तापमान जो होता है वो बढ़ने लगता है। और जो जब यही तापमान बढ़ता है तो दोस्तों कहते हैं कि हमें बुखार हो गया है। तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों जो टेम्परेचर मापा जाता है शरीर का वो थर्मामीटर से मापा जाता है, थर्मामीटर। तो इसको याद रखिएगा। और इस थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों ये भी याद रखिएगा। तो इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है, पारा का, क्योंकि इसका जो क्वथनांक होता है बहुत अधिक होता है, इसी वजह से पारा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और यह अपारदर्शी होता है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे थर्मामीटर में क्या प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वहाँ पे एल्कोहल प्रयोग किया जाता है इसमें, क्योंकि एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये जमता नहीं है। तो याद रखिएगा इतना इसके बारे में। अगला दोस्तों 2012 में आईआईटी कानपुर में ताप विनियमित ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो दोस्तों इसकी जो प्रेरणा मिली थी ये कोकून की संरचना से मिली थी। अगला है दोस्तों डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों डीपीआई का पूर्ण रूप जो होता है डॉट्स पर इंच होता है। और दोस्तों ये आपके रेलवे में कई बार रिपीट किया गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है। तो इसको रट्टा मार के रखिएगा, डॉट्स पर इंच होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ जो होता है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। दोस्तों ये जो शब्द लिखा गया है इसको समझ लीजिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार मतलब अगर कोर्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि पुलिस विभाग या कोई भी ऐसा प्रशासनिक विभाग जो किसी को बंदी बना लेता है, तो कोर्ट कहेगा उससे कि ऐसा है कि व्यक्ति जिसे तुम बंदी बनाए हो उसे हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करो। तो यही शब्द बना, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जो बंदी है उसका प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने लाओ, यही होता है हैबियस कॉर्पस। दोस्तों ये हैबियस कॉर्पस हो गया, इसके शब्द लिखा हुआ रिट। तो रिट के बारे में जान लीजिए, आपके पॉलिटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों याद कर जान लीजिए कि रिट जो होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के जो होते हैं दोस्तों ये रिट होते हैं। इसमें दोस्तों ये पहला तो यही हो गया हैबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है हिंदी में। दूसरा होता है दोस्तों इसमें परमादेश होता है, परमादेश। परमादेश दोस्तों परमादेश तब जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक जो अधिकारी होता है अपना कार्य करने से मना करता है। जैसे मान लीजिए आप बैंक में गए, कोई गवर्नमेंट बैंक है, उसने अपना कार्य करने से मना कर दिया, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में परमादेश जारी करवा सकते हैं कोर्ट से।
इसी तरह से तीसरा जो होता है दोस्तों, इसे प्रतिषेध कहा जाता है, प्रतिषेध। और दोस्तों ये प्रतिषेध जो होता है कि उच्च कोर्ट जो होती है निचली कोर्ट के खिलाफ जारी करती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हाई कोर्ट जो है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, दो हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लीजिए कोई केस लेता है अपने पास, तो उसमें अभी केस इसने लिया है लेकिन इसने अभी कोई उसमें डिसीजन नहीं दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो क्या करेगा कि हाई कोर्ट जो है इस पर रोक लगा देगा। कैसा है, तुम इसमें डिसीजन मत दो, ये जो केस है हमारे पास भेजो। तो ये प्रतिषेध हो गया। इसी तरह से दोस्तों इसमें जो चौथा वाला होता है इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण 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 में होता क्या है दोस्तों, जो निचला कोर्ट होता है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या किया, किसी मामले में अपना निर्णय सुना दिया, लेकिन बाद में ये पता चला कि इसने जो जिस मामले में निर्णय सुनाया है इसके अधिकार से बाहर का है। तो ऊपर वाली कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट क्या करेगा, इससे जिसने जो निर्णय सुनाया है उसके निर्णय को कैंसिल करके फिर से देखेगा और अपना निर्णय सुनाएगा। इसीलिए उत्प्रेषण को दोस्तों पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, क्योंकि पहले से उसने डिसीजन दे दिया है तो इसी को पोस्टमार्टम यानी फिर से वो करता है, इसके डिसीजन को चीड़फाड़ करता है, फिर से नया डिसीजन देता है। और अगला है दोस्तों इसमें जो पांचवा होता है जो अधिकार परीक्षा कहा जाता है। अधिकार परीक्षा, जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए कि कहीं पे आपको जॉब मिलती है, आप गए जॉब करने के लिए और किसी ने कंप्लेन कर दिया कि ऐसा है कि ये जॉब इनका नहीं है मेरा है, तो कोर्ट आपसे पूछेगा कि आप किस अधिकार से इस पे नौकरी, इस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, तो आपको प्रमाण दिखाना होगा। ये होता है अधिकार परीक्षा। अब जान लीजिए दोस्तों, रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत मिला है और हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत मिला है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत मिला हुआ है, और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत मिला हुआ है। तो इतना दोस्तों इसके बारे में ये फैक्ट याद रखिएगा। और दोस्तों पांचों रिट जो है सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है, तो इतना आप फैक्ट याद रखेंगे। और दोस्तों जो भी होगा इसमें आप उसको अच्छे से लिख भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए कि जैसे ही ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर ख़त्म होता है, प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज, उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। तो उस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों ऐसे ही आपसे क्वेश्चन चुन चुन करके मैं लाऊँगा ताकि उन पर मैं पूरी तरह से डिस्कस कर सकूँ और आपका वो टॉपिक अच्छे से तैयार हो सके। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक राज्य में है। और दोस्तों ये कई बार आपके रेलवे में और एसएससी में पूछा है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि कर्नाटक में जो है दोस्तों नागरहोल के अलावा और कई नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपसे पूछता है, तो उनके बारे में याद रखिए। नागरहोल के अलावा दोस्तों जो है एक बंदीपुर है, बंदीपुर नेशनल पार्क है, ये भी आपसे पूछता है। इसी तरह से दोस्तों एक है कुद्रेमुख, ये भी आपसे कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क कहाँ है पूछता है। इसी तरह से है दोस्तों अंसी जो है दोस्तों ये नेशनल पार्क है, ये भी कर्नाटक में है। तो याद रखिए नागरहोल, बंदीपुर, कुद्रेमुख और अंसी नेशनल पार्क, ये जो चारों हैं ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आपसे उड़ीसा में कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में आते रहते हैं। इसके दो जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला जो है दोस्तों ये भीतरकनिका है, भीतरकनिका याद रखिएगा दोस्तों, भीतरकनिका, ये भीतरकनिका जो है दोस्तों ये भी उड़ीसा में है, नेशनल पार्क है। और इसी तरह से एक है सिमलीपाल, ये दोनों है जो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी आपसे पूछता है। इसी तरह से दोस्तों आपका जो केरल राज्य है यहाँ पे भी कुछ नेशनल पार्क हैं जो आपसे कई बार पूछा गया है। जैसे दोस्तों एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है एराविकुलम, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों और ये केरल राज्य में है, इसलिए इसको रट्टा मार जाइएगा। इसी तरह से दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोस्तों जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है दोस्तों ये तो इसका फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है। और दोस्तों ये जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र है, ये
साइलेंट वैली। और दोस्तों इसी के बाद गुजरात में जो है दोस्तों, गुजरात में भी 2 पाए जाते हैं। एक है दोस्तों गिर नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये, और इसी गिर नेशनल पार्क में ही दोस्तों एक एशियाई शेर पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि एशियाई जो शेर होते हैं वो भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं जो गुजरात राज्य में। इसी तरह से दोस्तों एक आपका मेरीन नेशनल पार्क है, मेरीन नेशनल पार्क। और दोस्तों यही मेरीन नेशनल पार्क भी कई बार पूछा गया है जो गुजरात राज्य में है। तो दोस्तों इसके बारे में इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत साक्षर जो व्यक्ति माना जाता है वो है दोस्तों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, इसको घुमा करके पूछता है कि भारत में साक्षर व्यक्ति को मानने के साक्षर का जो मानक है वो कितने वर्ष तक के लिए है, तो 7 वर्ष या उससे अधिक जितने लोग होते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, उन्हें हम साक्षर उन्हें गवर्नमेंट जो है साक्षर मानती है। तो ये 7 वर्ष याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि वर्तमान में 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार जो साक्षरता दर है दोस्तों भारत में ये 74.04% है। इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों सुमेलित नहीं है इसमें दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद जो है ये एमएन राय से संबंधित नहीं है। बाकी स्वराज दल की स्थापना दोस्तों ये सही है, CR दास ने किया था और मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने 1923 में प्रयागराज इलाहाबाद में। और दोस्तों ये भूदान आंदोलन जो है ये शुरुआत हुआ था, ये भूदान आंदोलन का 1951 में 1951 में शुरू हुआ था दोस्तों। और ये विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। और कहाँ पे दोस्तों शुरू किया था, तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली। ये कई बार पूछा गया दोस्तों कि भूदान आंदोलन किस गांव से शुरू किया गया था, तो पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था 1951 में, जो तेलंगाना राज्य में है। इसी तरह से दोस्तों ये इसका जो वेद समाज है, ये वेद समाज की स्थापना ये घरालू नहीं दोस्तों धरालू होता है, धरालू नायडू जी ने किया था। और इसकी स्थापना उन्होंने कब किया था, 1864 में। और वो भी दोस्तों केशव चंद्र सेन जी जो थे, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के। और इसी वेद समाज को दोस्तों दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है ब्रह्म समाज, तो कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किस संस्था को कहते हैं, इसी वेद समाज को कहते हैं, जिसकी स्थापना धरालू नायडू ने किया था, वो भी केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेते हुए 1864 में। और दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद, दोस्तों ये वैज्ञानिक समाजवाद संबंधित हैं कार्ल मार्क्स से। और दोस्तों याद रखिएगा ये सीधे क्वेश्चन बनता है कि वैज्ञानिक समाजवाद से कौन संबंधित है, तो कार्ल मार्क्स संबंधित है। इतने फैक्ट इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये कोलकाता में है। और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों जो जैन मठ संस्थान थे इन्हें वसादि कहा जाता, वसादि, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों जैन शब्द जैन धर्म से है, तो जैन धर्म के बारे में जान लीजिए कि जैन धर्म की जो स्थापना था उस किसने किया था, तो जैन धर्म के संस्थापक जो माने जाते हैं दोस्तों वो ऋषभदेव माने जाते हैं, ऋषभदेव। और दोस्तों इसी ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। और दोस्तों इसमें टोटल जो जैन तीर्थंकर हुए थे, टोटल उनकी संख्या 24 है। और 24वें जो तीर्थंकर थे दोस्तों वही महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। और पहला जो था ऋषभदेव थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो कंफ्यूज मत होना, जैन धर्म की स्थापना किया था ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर थे इसके। और दोस्तों कुछ चीज़ जान लीजिए महावीर स्वामी के बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी जो थे दोस्तों, इन महावीर स्वामी का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म था वो
कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम, ये कुंडग्राम। और दोस्तों ये जो कुंडग्राम है ये कहाँ पे है, ये वैशाली में पड़ता है, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। तो इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। अब दोस्तों एक कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का मूल नाम भी सिद्धार्थ था, तो कन्फ्यूज मत होना। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का मूल नाम भी सिद्धार्थ था। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ये एक जिरिम्भिक गांव है, जिरिम्भिक गांव, जो दोस्तों ये भी आपका वैशाली में ही पड़ता है, वैशाली में ही पड़ता है जिरिम्भिक गांव, जिरिम्भिक गांव। इसी जिरिम्भिक गांव में दोस्तों इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो साल वृक्ष के नीचे। और दोस्तों इसी तरह से पूछता है कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो दोनों में पूछता है, तो इसको तैयार करके रखिएगा। अगला है दोस्तों इसमें इसके फैक्ट जान लीजिए कि इनका जो मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की, वो कहाँ पे हुई थी। तो दोस्तों महावीर की मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुआ था, पावापुरी दोस्तों, पावापुरी में हुआ था। और ये जो पावापुरी है दोस्तों ये कहते हैं लोग कि राजगीर में पड़ता है, राजगीर में। और दोस्तों इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे लास्ट में ये पूरी लिखा हुआ तो इसको पूरी शब्द याद रखिएगा दोस्तों। जो ब्रह्मभोज होता है, कोई मर जाता है तो वहाँ पे पूरी खिलाई जाती है, तो इसी तरह से इसको याद रखिएगा कि महावीर की जो मृत्यु हुई थी पूरी में, यानी कि पावापुरी, यानी कि इसको पावापुरी में हुआ था जो राजगीर में पड़ता है। इतने फैक्ट दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा। दोस्तों आगे और भी क्वेश्चन बनेंगे तो मैं और भी डिटेल्स इसके बारे में बता दूंगा। और एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, एक श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय, ये आपसे पूछता है कि वे श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय ये किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। अगला दोस्तों, भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों सबसे बड़ा देश जो है ये यूरोप का है, यूरोप का भी और विश्व का भी सबसे बड़ा देश जो है वो रूस ही है। अगला दोस्तों, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये उदक मंडलम में स्थित है। दोस्तों ये उदक मंडलम जो होता है, ऊटी का नाम आपने सुना होगा, इसी ऊटी को ही उदक मंडलम के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखा। और ये ऊटी है कहाँ दोस्तों, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें आपसे कई बार पूछता है, जैसे ये जो दिया गया है इसमें स्थान, ये त्रिवेंद्रम के बारे में जो दिया गया है ये, तो दोस्तों ये जो आपका त्रिवेंद्रम में VSSC जो पड़ती है, इसका जो है दोस्तों यहाँ पे मुख्यालय है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये आपका त्रिवेंद्रम में है। इसी तरह से दोस्तों ट्राम्बे के बारे में पूछता है, तो ट्राम्बे में जो है दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बार्क जो है दोस्तों यहीं पे है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये ट्राम्बे में इसका मुख्यालय है। इतना दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। तो दोस्तों भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का मतलब ये हो गया कि जनगणना कराया था, तो लॉर्ड मेयो ने कराया था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि लॉर्ड मेयो ने जो जनगणना कराई थी ये किस वर्ष में कराया था। तो दोस्तों ये जो इनका था ये 1872 में इन्होंने जनगणना कराया था, इतना याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी जान लीजिए कि लॉर्ड कैनिंग के ही समय में दोस्तों 1857 का विद्रोह हुआ था, इन्हीं के समय में हुआ था। और इन्हीं के समय में दोस्तों 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया था। और दोस्तों इन्हीं के समय में ही यही पहले लॉर्ड कैनिंग जो हैं भारत के पहले वायसराय हैं, पहले वायसराय हैं, वायसराय, इतना याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था, हड़प नीति।
डलहौजी का था। अगला दोस्तों 2018 में इनमें से किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इसमें जो था रास द्वीप जो है दोस्तों, रास द्वीप का जो है नाम बदल करके, रास द्वीप का नाम बदल के दोस्तों सुभाष चंद्र बोस नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किए गए थे? तो दोस्तों ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत किए गए थे। और दोस्तों याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान। और दोस्तों इसमें जो आपका ये दिया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसी के तहत दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था इसे समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में इसे कानूनी अधिकार के रूप में केवल रखा गया है। अगला दोस्तों स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में शुरू हुआ था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए कि स्वदेशी आंदोलन जो शुरू होने का इसका कारण क्या था दोस्तों? तो कारण ये था दोस्तों जो बंगाल का विभाजन किया जा रहा था, बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों याद रखिए कि बंगाल विभाजन जो हुआ था इसकी घोषणा जो की गई थी ये 19 जुलाई 1905 को की गई थी, 19 जुलाई 1905 को की गई थी। और इसकी जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों विभाजन प्रभावी कर दिया गया था, यानी विभाजन कर दिया गया था। और दोस्तों इसी दौरान ये 16 अक्टूबर को ही कई घटनाएं हुई थी जिनके बारे में याद रखिए कि इस 16 अक्टूबर को दोस्तों शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? शोक दिवस, शोक दिवस के रूप में और राखी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन लोगों ने अपने एक दूसरे को राखी बांधा था एकता के प्रतीक के रूप में। और दोस्तों इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा था इसी बंगाल विभाजन के दौरान। और यही अमार सोनार बंगला जो है दोस्तों 1971 में 1971 में जाकर के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। और ये आपसे पूछता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, वही 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान। और दोस्तों इसके बारे में खासकर स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन के बारे में आगे जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा दोस्तों उसमें जब क्वेश्चन दूंगा तो पूरा डिटेल से आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगला दोस्तों हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों राजकृष्ण ने किया था। एक्चुअली था क्या दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था का 1950 से 1990 तक का जो विकास दर था, वृद्धि दर थी लगभग 4% के आसपास थी। तो इसी लगभग 4% तक जो वृद्धि थी इसी को हिंदू वृद्धि दर कहा था राजकृष्ण सर ने, ये अर्थशास्त्री थे। अगला दोस्तों नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा था नो नेशन फॉर वुमेन होता है, नो नेशन फॉर वुमेन, इसका लिखा था दोस्तों प्रियंका दुबे ने इसको लिखा था। और दोस्तों ये बुक जो थी काफ़ी पॉपुलर हुई थी, तो आज भी इसकी पूछे जाने की संभावना है, तो इनको नाम याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यायमाल अले भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो न्यायमाल अले कहा जाता है ये है दोस्तों सिक्किम राज्य के जो मूल निवासी होते हैं दोस्तों इन्हीं को न्यायमाल अले भी कहा जाता है। और दोस्तों इसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां, जैसे सिक्किम में दोस्तों एक लेप्चा जनजाति पाई जाती है, ये कई बार पूछा गया है तो इसको जान लीजिए कि लेप्चा जनजाति जो है ये किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों ये सिक्किम में पाई जाती है। इसी तरह से दोस्तों नागालैंड के बारे में पूछता है कि नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों एक होता है अंगामी, ये भी आपसे पूछा गया है तो इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों अंगामी के साथ साथ एक होता है
रेंगमा, ये भी जो है आपके नागालैंड में पाई जाती है। और दोस्तों इसी तरह से मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया, ये जो दोस्तों यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं के नाम पर हैं, जनजातियों के नाम पे जयंतिया, ये जो है दोस्तों ये यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो निरुक्त होता है, ये वेद जो होते हैं दोस्तों, ये जो वेद चारों वेद हैं, इन्हीं वेदों की सही से जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए इनकी रचना की गई है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो वेदों के सामान्य रूप से जानने के लिए दोस्तों वेदों के 6 अंग माने गए हैं, जिन्हें हम वेदांग कहते हैं, और इन्हीं वेदांग का एक हिस्सा है निरुक्त। और ये जो दोस्तों 4 जो दिया गया है, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ये भी इसके हिस्से हैं। इन 6 जो दोस्तों वेदांग होते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, वेदांगों में बाकी जो बचता है, एक होता है दोस्तों इसमें शिक्षा, एक हो गया शिक्षा, और दूसरा बचता है दोस्तों, इसे ज्योतिष कहते हैं, ज्योतिष। तो ये जो है दोस्तों, ये 6 इसके वेदों के अंग माने जाते हैं, जिन्हें वेदांग कहा जाता है, और ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, यही 6 होते हैं। तो इनको याद रखिएगा कि कौन वेदांग हैं। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कि कौन सा वेदांग का हिस्सा है या कौन सा नहीं है। अगला दोस्तों, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो दोस्तों नरसिम्हन समिति जो था, ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। और दोस्तों ये मल्होत्रा समिति भी आपसे पूछता है, तो दोस्तों ये बीमा से संबंधित था। इसी तरह से दोस्तों जो चेलैया था, ये चेलैया जो था ये कर सुधार से संबंधित था। और दोस्तों इसी तरह से विजय केलकर जो थे, ये भी दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों करों के सुधार से संबंधित थे। अगला है दोस्तों, इसमें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने किया था। और दोस्तों ये प्रार्थना समाज के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। दोस्तों पहला तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1876 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी। और किसके प्रभाव से या प्रेरणा से की गई थी? तो ये भी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई थी। जैसे मैंने बताया था दोस्तों, वेद समाज की भी स्थापना जो की गई थी, ये केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से की गई थी। इसी तरह से दोस्तों प्रार्थना समाज की भी स्थापना इन्होंने किया था। और रानाडे दोस्तों इसमें जो आत्मा राम पांडुरंग है दोस्तों, इनके बारे में आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, इतना याद रखिएगा। और दोस्तों दो लोगों का नाम इसमें जो दिया गया, स्वामी विवेकानंद का और स्वामी दयानंद सरस्वती का, इनके बारे में भी कुछ फैक्ट पूछता है, तो इनके बारे में भी जान लीजिए। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपसे पूछता है कि इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इनका बचपन का नाम था दोस्तों मूल शंकर। और इन्होंने ही दोस्तों 1875 में बम्बई में 1875 में बम्बई में ही आर्य समाज की स्थापना किया था। और इन्होंने ही दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने नारा दिया था। तो इतना इनके बारे में याद रखिएगा। दूसरे हैं दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में पूछता है कि इनका बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी पूछता है कि जो अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, उसमें भाग कौन लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने लिया था। और ये कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो में। और दोस्तों ये दूसरा भी धर्म सम्मेलन हुआ था जो 1900 में, इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने 2 विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, 1893 वाले में शिकागो में, और जो 1900 में हुआ था, ये हुआ था दोस्तों पेरिस में, इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो इतना इनके बारे में आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों, धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों जो धूमल नृत्य है आपका, ये संबंधित है आपका दोस्तों जम्मू और कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। और दोस्तों
इसके बाद कुछ नृत्य के बारे में आपसे पूछता है, जैसे पंजाब का जान लीजिए दोस्तों। पंजाब का भांगड़ा ये काफ़ी फेमस है दोस्तों, आप जानते होंगे, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। भांगड़ा जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये पंजाब का है। अगला दोस्तों, भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। दोस्तों ये स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में कई बार पूछता है, तो इसको याद थोड़ा सा इसके बारे में कुछ फैक्ट जो है जो जान लीजिए। ये दोस्तों योजना आई थी 1998 में। उस समय पीएम जो थे, हमारे प्रधानमंत्री जो थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये भी कई बार पूछ लेता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब आई थी और किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में योजना लॉन्च हुई थी, तो अटल जी के समय में लॉन्च हुई थी। और दोस्तों ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्या थी, तो जो भारत की जो मुख्य 4 सिटियां हैं, मेट्रो सिटियां, इनको जोड़ना था। दिल्ली से दोस्तों मुंबई को जोड़ना था, मुंबई से चेन्नई को, और चेन्नई से कोलकाता को, और कोलकाता से दिल्ली को। इन्हीं चारों को जोड़ना था और यही चतुर्भुज बनता है। इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। तो इतना फैक्ट इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार WHO के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों WHO के सदस्य देशों की संख्या 194 है। और दोस्तों वर्तमान में भी इसके सदस्यों की जो संख्या है 194 है। और WHO जो होता है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये इतने फैक्ट इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है, तो दोस्तों ये यूके से, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से ली गई है विधि शासन की संकल्पना। और दोस्तों यूएसए से याद रखिएगा, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों पूर्व USSR जो है दोस्तों, यहाँ से, जिसे पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, यहाँ से दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य वो कहाँ से लिए गए हैं, ये पूर्व सोवियत संघ से, पूर्व USSR से लिए गए हैं। और दोस्तों भारत में और जो संविधान में दोस्तों आपात की व्यवस्था की गई है, आपने सुना होगा राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। इतना फैक्ट आप इसके बारे में याद रखेंगे और आपसे पूछता है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, दिसंबर 2018 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कटोविस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था, तो दोस्तों इस कटोविस जो सम्मेलन हुआ था, इसका जो मुख्य एजेंडा था दोस्तों, ये जलवायु परिवर्तन था। तो दोस्तों इस जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई भी इधर घटना हुई होगी या कोई सम्मेलन हुआ होगा तो उसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं, तो दोस्तों बांग्लादेश की सीमा पर जो स्थित हैं, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये आपसे कई बार पूछा गया है और रट्टा मार के इसको रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि विश्व के अन्य देशों से जो सीमाएं मिलती हैं भारत की, उसमें सबसे लंबी जो सीमा मिलती है वो बांग्लादेश की ही है। फिर उसके बाद चीन आता है, दूसरे नंबर पे चीन है, पहले नंबर पे बांग्लादेश ही है दोस्तों। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था, तो दोस्तों व्यापार और शुल्क पर सामान्य कर जो था, ये WTO विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूर्ववर्ती था दोस्तों। ये इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GATT, इसे कहा जाता है GATT। इस GATT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स एंड, सॉरी दोस्तों, इसका होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT का। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1947 में हुई थी। इसीलिए दोस्तों इसको सामान्य कर, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है इसका फुल फॉर्म। और इसी का GATT का नाम बदल करके 1995 में WTO कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जाता है कि WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1995 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो वो जिनेवा में है। और ये भी पूछता कि ये जिनेवा कहाँ पे स्थित है, तो ये स्विट्जरलैंड देश में स्थित है दोस्तों।
इतना फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों, भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये डॉक्टर GC अनुपमा थी। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।